उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल पर बढ़ा बोझ, जून से 10% फ्यूल सरचार्ज लागू। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2026 के ईंधन अधिभार की वसूली जून के बिजली बिल के साथ करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 10% अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज जोड़ा जाएगा। यानी अगर किसी का बिल 1000 रुपए है तो उसे 100 रुपए अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं। पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि वास्तविक बिजली खरीद लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद का आरोप है कि बिजली कंपनियों ने पुराने बकाये को जोड़कर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला है। परिषद ने मुख्यमंत्री और विद्युत नियामक आयोग से मामले की जांच कराकर इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है कि बिजली की कटौती और बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लखनऊ में खुली नौसेना शौर्य वाटिका, युवाओं को मिलेगा देशभक्ति और सैन्य गौरव का संदेश। लखनऊ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इकाना स्टेडियम के पास करीब 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस संग्रहालय को भारतीय नौसेना की वीरता, शौर्य और राष्ट्र सेवा को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वाटिका नई पीढ़ी को सशस्त्र बलों के त्याग, समर्पण और देशभक्ति से प्रेरित करेगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जल्द ही यहाँ एक पनडुब्बी भी स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युद्ध में इस्तेमाल हुए टैंकों और सैन्य उपकरणों को प्रदेश के प्रमुख चौराहों पर लगाया जाना चाहिए ताकि युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और प्रेरणा बढ़े। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति और विकास का भविष्य समुद्र से जुड़ा है और भारतीय नौसेना समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह सक्षम है। नौसेना शौर्य वाटिका में INS गोमती से जुड़े कई उपकरण भी प्रदर्शित किए गए हैं जो युवाओं को भारतीय नौसेना के इतिहास, पराक्रम और समुद्री सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को करीब से समझने का अवसर देंगे। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग में बड़ा फेरबदल, 13 जिला कमांडेंटों के तबादले। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। होमगार्ड मुख्यालय ने प्रदेश के 13 जिला कमांडेंटों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। डीसी होमगार्ड DK ठाकुर द्वारा जारी आदेश के तहत कई जिलों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादलों के अनुसार फिरोजाबाद के जिला कमांडेंट विनोद कुमार झा को आजमगढ़ भेजा गया है, जबकि जौनपुर के ओम प्रकाश सिंह को चित्रकूट की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह संभल, संत नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अलीगढ़ और कुशीनगर समेत कई जिलों के कमांडेंटों का स्थानांतरण किया गया है। सहारनपुर और जौनपुर के 20 अधिकारियों की अदला बदली की गई है। इसके अलावा सीतापुर, आजमगढ़ और जालौन में तैनात अधिकारियों को भी नए जिलों में भेजा गया है। माना जा रहा है कि विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। लखनऊ के 332 गांव में कृषि भूमि खरीदना होगा महंगा, सर्कल रेट में 200% तक बढ़ोतरी। लखनऊ में कृषि योग्य जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिला प्रशासन ने नगर निगम सीमा और लखनऊ विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र को छोड़कर जिले के 332 गाँव में कृषि भूमि के DM सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला किया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत कई क्षेत्रों में सर्कल रेट में 100% से लेकर 200% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रशासन के अनुसार संशोधित दरों पर 2 जून तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, जिसके बाद 4 जून से नई दरें लागू कर दी जाएंगी। नई दरों के लागू होने के बाद जिन गांवों में कृषि भूमि का सर्कल रेट पहले 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर था, वो बढ़कर 35 से 40 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। जिलाधिकारी विशाखा जी ने बताया कि ये फैसला बाजार मूल्य और मौजूदा सर्कल रेट के बीच बड़े अंतर को देखते हुए लिया गया है। सर्वे में पाया गया कि कृषि भूमि की वास्तविक बाजार कीमतें मौजूदा सर्कल रेट से काफी अधिक है। इसी आधार पर कृषि भूमि को 4 श्रेणियों में बांटकर नई दरें तय की गई हैं। इस फैसले का सीधा असर जमीन की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्री पर पड़ने वाला है। यूपी में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन, घूस लेते 5 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न विभागों से जुड़े 5 लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, सब रजिस्ट्रार, राज्य कर विभाग के कर्मचारी और एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। कन्नौज में विजिलेंस की टीम ने सब रजिस्ट्रार अश्विनी कुमार वर्मा और एक निजी व्यक्ति को जमीन की बेनामी के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार
गिरफ्तार किया। वहीं बागपत में जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी को 40,000 रुपए और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जोगेंद्र सिंह को 10,000 रुपए की घूस मांगने के आरोप में पकड़ा गया। शिकायत थी कि राशन विक्रेता से अवैध वसूली की जा रही थी और घूस न देने पर उसका कोटा निरस्त करने की धमकी दी जा रही थी। इसके अलावा हापुड़ में राज्य कर विभाग के कर्मचारी को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नागरिक हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती में बढ़ेगी तकनीकी निगरानी, पारदर्शिता और समयबद्ध चयन पर जोर। उत्तर प्रदेश में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों से कहा है कि भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक आधारित निगरानी को और मजबूत किया जाए तथा आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि इस समय प्रदेश पुलिस बल में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसलिए सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि उप निरीक्षक, आरक्षी, होमगार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो सहायक, परिचालक और अन्य तकनीकी पदों समेत कुल 81,472 पदों पर भर्ती की कार्रवाई जारी है। आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा जून में प्रस्तावित है, जिसमें करीब 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रित भर्ती मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाकर प्रदेश पुलिस को और अधिक सक्षम तथा आधुनिक बनाना है। यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट, 14 जिलों में भारी वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही वज्रपात यानी बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने बांदा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में भी तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शुक्रवार को हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से एक बार फिर तापमान बढ़ सकता है और गर्मी का असर लौटने की संभावना है। यूपी के 1,40,000 स्कूलों की होगी सुरक्षा जांच, बच्चों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यापक सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के कुल 1,40,555 विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था का वैज्ञानिक और तकनीकी मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाएगा। इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भी शामिल है। सरकार द्वारा चयनित संस्था विद्यालय भवनों की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा, आपदा प्रबंधन की तैयारियों, स्वच्छता सुविधाओं और प्रवेश निकास व्यवस्था की विस्तार से जांच करेगी। ऑडिट के दौरान संभावित खतरों, सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान की जाएगी तथा उनके समाधान के लिए विस्तृत सुझाव भी तैयार किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के सभी विद्यालय बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित वातावरण प्रदान करें और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। यूपी में सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर, 2,285 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी ने सम्मिलित अवसर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 2,285 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पेट 2025 परीक्षा उत्तीर्ण की है। मुख्य परीक्षा के लिए चयन पेट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा। भर्ती के तहत सहायक कोषागार लेखाकार, लेखा परीक्षक, अमीन, अधिशासी अधिकारी, लिपिक सहायक, चकबंदी अधिकारी, मंडी पर्यवेक्षक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होंगी। सबसे अधिक 548 पद सहायक कोषागार लेखाकार के लिए निर्धारित किए गए हैं। आयोग ने सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपए रखा है, जिससे से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सकें। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा 25 जून तक उपलब्ध रहेगी। भर्ती प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का एक बड़ा अवसर मानी जा रही है।
यूपीएस एसएससी लोअर पीसीएस 2026 के लिए आवेदन शुरू। 2285 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्नातक युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएस एसएससी ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, जिसे लोअर पीसीएस 2026 भी कहा जाता है, उसकी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2285 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का पेट 2025 परीक्षा में शामिल होना और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया के तहत 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। यूपी में पंचायत व्यवस्था होगी मजबूत। 37 नए डीआरपीओ पदों की मंजूरी की तैयारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ के 37 नए पदों और उप निदेशक के 3 पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी प्रदेश में कुल 74 डीपीआरओ पद स्वीकृत हैं, जबकि हर जिले में इनकी आवश्यकता के चलते कई जगहों पर पदों की कमी बनी हुई है। इसी कमी को दूर करने के लिए यह नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही सभी पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर आधार से जुड़ी सेवाएं मिल सकें। सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन 33,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अभी पंचायत सचिवालय भवन नहीं है, वहां नए भवनों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। बैठक में विभाग ने अपनी उपलब्धियों और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत की है। सरकार का लक्ष्य पंचायतों में डिजिटल व्यवस्था, बेहतर प्रशासन और जन सेवाओं की पहुंच को और अधिक सशक्त बनाना है। मेरठ में नमाज के बाद पीएम सीएम पर टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बाद में मांगी माफी। मेरठ में ईदगाह पर बकरीद की नमाज के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी एहसान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे रोड थाने में आरोपी और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार ईदगाह पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद नमाज के बाद आरोपी ने ऐसी टिप्पणी की है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी एहसान ने थाने में अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई है। उसने ये भी कहा कि सरकार की ओर से अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में 1500 पीएम आवास फ्लैट बनेंगे। 5 से 7 लाख कीमत में, आधी लागत सरकार देगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए एयरपोर्ट रोड के पास एरो सिटी के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1500 से अधिक फ्लैट बनाने की तैयारी कर रहा है। ये परियोजना गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें कम कीमत पर पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन फ्लैटों की अनुमानित कीमत 5 से 7 लाख रुपए रखी गई है, लेकिन आवंटियों को इसकी आधी राशि ही चुकानी होगी। बाकी लागत केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत करीब 3 एकड़ जमीन पर 6 ब्लॉकों में निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर पीडीए ने शासन से पत्राचार शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर दीपावली से पहले निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। फ्लैटों के लिए आवेदन और बिक्री प्रक्रिया निर्माण के दौरान ही शुरू की जाएगी तथा आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। पीडीए का लक्ष्य सिविल लाइंस, नैनी, फाफामऊ और झूसी जैसे क्षेत्रों में भी ऐसे आवासीय प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है। यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड 2025 में 207 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त, प्रत्यावेदन का मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस ने एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के तहत जीव विज्ञान और उर्दू विषयों में कुल 207 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए हैं। इनमें जीव विज्ञान के 155 और उर्दू के 52 उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को 3 जून शाम 5 बजे तक प्रत्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा। जीव विज्ञान विषय में आवेदन निरस्त होने के प्रमुख कारणों में निर्धारित समय तक ऑनलाइन आवेदन या हार्ड कॉपी न भेजना, आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी न करना, बीएड की उपाधि का अभाव और जरूरी प्रमाण पत्रों का संलग्न न होना शामिल है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने कुशल खिलाड़ी का दावा किया, लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। उर्दू विषय में भी 52 आवेदन निरस्त किए गए हैं, जिनमें आवेदन पत्र में त्रुटियां, गलत श्रेणी का दावा, जन्मतिथि में विसंगति और आवश्यक दस्तावेजों की कमी प्रमुख कारण रहे। आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है और अभ्यर्थियों को उचित समय पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO परीक्षा परिणाम जारी। 6543 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के बाद कुल 6543 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। ये परीक्षा देश भर में 15 से 22 जनवरी के बीच कई शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसे आधार पर अंकों का सामान्यीकरण कर परिणाम तैयार किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड टेस्ट जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। परिणाम में ओपन श्रेणी से हजारों उम्मीदवार चयनित हुए हैं, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों को भी अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सामान्य EWS, OBC, SSC और ST वर्ग के लिए अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर ये परिणाम उन हजारों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे और अंतिम चयन की दौड़ में शामिल होंगे। यूपी DLED 2026 प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 2,34,000 सीटों पर 15 जून से आवेदन। उत्तर प्रदेश में DLED प्रशिक्षण सत्र 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अनुमति के बाद 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इस प्रक्रिया के तहत कुल 2,34,800 सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ये प्रवेश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों और निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर काउंसलिंग द्वारा पूरा किया जाएगा। कक्षाएं 14 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। पिछले वर्षों में देरी के चलते सत्र प्रभावित हुआ था, लेकिन अब इस बार समय पर प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की गई है। आवेदन, काउंसलिंग और प्रवेश के लिए विस्तृत समय सारणी जल्द जारी की जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्नातक छात्र छात्राओं को DLED प्रशिक्षण में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए नए शिक्षक तैयार किए जाएंगे। बदायूं में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। सपा भाजपा में कड़ा मुकाबला। बदायूं में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी माहौल तेजी से गर्मा गया है। ये जिला लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, जहां यादव और मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव निर्णायक भूमिका निभाता है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी सफलता हासिल कर सपा के इस गढ़ में मजबूत सेंध लगाई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर वापसी करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वर्तमान में जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भाजपा के पास है और 3 सीटों पर सपा का कब्जा है, जिससे मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर पहुंच गया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यहां जातीय समीकरण, खासकर यादव, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वोट बैंक चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। दोनों ही दल अभी से सभी 6 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं और गांव-गांव जनसंपर्क, संगठनात्मक बैठकें और सोशल मीडिया अभियान तेज हो गया है। साथ ही दोनों पार्टियों के भीतर टिकट को लेकर गुटबाजी भी सामने आने लगी है, जो चुनाव से पहले बड़ी चुनौती बन सकती है। कुल मिलाकर बदायूं की सियासत 2027 के चुनाव से पहले बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर की ओर बढ़ती दिख रही है। नोएडा में CUET UG परीक्षा रद्द, तकनीकी खराबी से अभ्यर्थियों का हंगामा। नोएडा के सेक्टर 64 स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र पर CUET UG परीक्षा की पहली पाली तकनीकी खामी के कारण रद्द कर दी गई, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी फैल गई। सुबह से ही छात्रों को देरी से प्रवेश मिला और करीब 2 घंटे इंतजार के बाद भी परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। इस दौरान परीक्षा केंद्र में पंखे न चलने और अव्यवस्था का भी आरोप लगाया गया, जिससे अभ्यर्थियों का गुस्सा और बढ़ गया। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने केंद्र पर हंगामा किया और NTA के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर छात्रों को शांत कराया। बाद में सभी अभ्यर्थियों को घर भेज दिया गया। दूसरी पाली की परीक्षा भी प्रभावित हुई, जिसे पहले 3 बजे शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे 4 बजे से कराने का निर्णय लिया गया। बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहे और देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। नोएडा की सोसाइटियों में मेंटेनेंस चार्ज 48% तक बढ़ा, निवासियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा। नोएडा की कई रिहायशी सोसाइटियों में मेंटेनेंस चार्ज में 20 से 48% तक का भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे हजारों परिवारों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ गया। सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क में मेंटेनेंस शुल्क 4 रुपए प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 7.5 रुपए प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है, जो करीब 38% की वृद्धि है। वहीं JP विश टाउन और अन्य सोसाइटियों में भी 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रबंधन का कहना है कि बढ़ोतरी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, GST और अन्य खर्चों के कारण की गई, लेकिन निवासियों का आरोप है कि सुविधाओं में कोई खास सुधार नहीं हुआ, फिर भी लगातार शुल्क बढ़ाया जा रहा है। कई सोसाइटियों में 6 महीने के अंदर 2 बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। निवासियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और अन्य खर्चों के बीच ये फैसला उनके घरेलू बजट को और बिगाड़ रहा है। कई जगहों पर इस मुद्दे पर बैठकों और विरोध की तैयारियां भी चल रही हैं।
दादरी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन हुई हिट, यात्रियों की संख्या 600 के पार। दादरी रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए शुरू की गई समर स्पेशल ट्रेन यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है। शुरुआत में इस ट्रेन में लगभग 200 यात्री सफर करते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 600 से अधिक प्रतिदिन हो गई है। संगम स्नान और हाई कोर्ट जाने वाले यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इस अस्थायी ट्रेन का संचालन बढ़ाकर 1 अगस्त तक कर दिया है। ट्रेन संख्या 02418 दादरी से रात 10:15 बजे चलकर सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंचती है, जबकि वापसी में 02417 प्रयागराज से रात 8 बजे चलकर सुबह 1:15 बजे दादरी पहुंचती है। रास्ते में ये ट्रेन खुर्जा, अलीगढ़, इटावा, फतेहपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। शुरुआत में ट्रेन में एक एसी कोच था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2 एसी कोच कर दिया गया है। कुल 16 डिब्बों वाली इस ट्रेन में स्लीपर, जनरल और एसी कोच शामिल है। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण रेलवे इसे भविष्य पूरी तरह एसी स्पेशल ट्रेन में बदलने की योजना पर भी विचार कर रहा है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में रात की सेवाओं पर बड़ा एक्शन, 150 अफसर करेंगे औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की रात की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य के 75 जिलों में 150 से अधिक अधिकारी शनिवार और रविवार की रातों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य ये जांचना है कि रात के समय मरीजों को सही इलाज मिल रहा है या नहीं और स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति क्या है। निरीक्षण के दौरान अधिकारी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल उपकरणों की स्थिति की जांच करेंगे। साथ ही एम्बुलेंस सेवा, बिजली बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, साफ सफाई और मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे बेड, स्ट्रेचर और व्हील चेयर की उपलब्धता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। शासन को शिकायतें मिली थी कि कई अस्पतालों में रात के समय गंभीर मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता और उन्हें रेफर कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर ऑन कॉल डॉक्टर की अनुपस्थिति और स्टाफ की लापरवाही की भी बातें सामने आई है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पहली बार इतने बड़े स्तर पर रात्रिकालीन निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सके और सुधार सुनिश्चित किया जा सके। यूपी में निजी जिमों पर सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे फिटनेस सेंटर, सीसीटीवी, महिला ट्रेनर और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी जिम, फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स क्लब और स्विमिंग पूल को लेकर बड़ा सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। हाल के दिनों में जिम संचालकों से जुड़े गंभीर अपराधों के मामलों के बाद सरकार ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में कोई भी जिम या फिटनेस सेंटर बिना पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेगा। हर जिम को जिला खेल अधिकारी से एनओसी और रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा और नियमों का पालन न करने पर सीलिंग तक की कार्रवाई की जाएगी। नए प्रस्ताव के तहत सभी जिमों में 24 घंटे चालू सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही सभी ट्रेनर और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लग सके। महिला सदस्यों की सुरक्षा के लिए महिला ट्रेनर की उपलब्धता भी जरूरी कर दी गई है। फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच भी नियमित रूप से होगी। सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना बनाई, जिसके लिए खेल साथी पोर्टल पर नया विकल्प जोड़ा गया है। इसके तहत लगभग 15,000 रुपए सालाना पंजीकरण शुल्क प्रस्तावित है, जो जिला खेल प्रोत्साहन समिति में जमा होगा। खेल विभाग का कहना है कि इससे न सिर्फ निगरानी मजबूत होगी, बल्कि प्रदेश में फिटनेस गतिविधियों से जुड़े युवाओं का एक बड़ा डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजना और खेल कोटे का लाभ मिल सकेगा। कुल मिलाकर यूपी में अब निजी जिम और फिटनेस सेंटर पूरी तरह रेगुलेटेड सिस्टम के दायरे में आ जाएंगे और बिना नियमों के संचालन पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशनों पर फूड वैन, सैलून और स्लीपिंग पॉड की सुविधा। 8 जून को ई ऑक्शन से बदलेगा स्टेशनों का लुक। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने और रेलवे की आय को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की। इसके तहत 8 जून को ई ऑक्शन यानी ऑनलाइन नीलामी के जरिए कई स्टेशनों पर नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरिद्वार, चंदौसी और रोजा जैसे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन परिसरों में फूड वैन, कियोस्क, प्रीमियम ब्रांड आउटलेट, मोबाइल और एक्सेसरी स्टोर, सैलून, पूजा सामग्री केंद्र, स्लीपिंग पॉड, एसी, वेटिंग रूम और को वर्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। यात्रियों को स्टेशन पर ही आराम, खाने पीने और जरूरी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मुरादाबाद स्टेशन पर 5 कियोस्क और हरिद्वार में 1 कियोस्क भी ई ऑक्शन में शामिल किया गया है। रेलवे का उद्देश्य नॉन फेयर रेवेन्यू यानी टिकट के अलावा आय के नए स्रोत बढ़ाना है। इसके साथ ही स्टेशनों और रेलवे कॉलोनियों में विज्ञापन व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी, जिसमें होर्डिंग, डिजिटल LED स्क्रीन और यूनिपोल लगाए जाएंगे। रेलवे ट्रेनों और कोचों की ब्रांडिंग की भी योजना है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की दृश्यता और सुविधा प्रभावित न हो। साथ ही जन औषधि केंद्र और ATM जैसी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा।
गोरखपुर में ओवरब्रिज के नीचे बनेगा किड्स जोन, पार्किंग और खेल क्षेत्र। 17 करोड़ की परियोजना से होगा सुनियोजित विकास। गोरखपुर नगर निगम ने शहर के प्रमुख ओवरब्रिजों के नीचे खाली पड़ी जगहों को अब सुनियोजित और बहुउद्देशीय उपयोग के लिए विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना पर कुल 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर लोगों के लिए उपयोगी बनाना है। योजना के तहत ट्रांसपोर्ट नगर, पैडलगंज 6 लेन ओवरब्रिज, खजांची और बरगदवा ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग, वेंडिंग जोन, ओपन जिम, किड्स जोन, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट और कैंटीन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सबसे बड़ा विकास ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रिज के नीचे किया जाएगा, जहां पूरे क्षेत्र को 9 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर अलग-अलग गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य एक ओर यातायात और पार्किंग की समस्याओं को कम करना है और वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को खेल, मनोरंजन और खरीदारी के लिए व्यवस्थित जगह उपलब्ध कराना है। अभी इन इलाकों में सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग और जाम की समस्या बनी रहती है, जिसे इस योजना से काफी हद तक नियंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे, जिससे अतिक्रमण कम होगा और उन्हें व्यवस्थित जगह मिलेगी। बच्चों और युवाओं के लिए किड्स जोन और खेल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे ये क्षेत्र एक नए सोशल रिक्रिएशन हब के रूप में विकसित हो सकेगा। गोरखपुर में नदी घाटों पर लगेंगे चेतावनी बोर्ड, अवैध खनन और डंपर हादसों पर प्रशासन की सख्ती। गोरखपुर में नदी घाट और डूबने की घटनाओं वाले खतरनाक स्थलों पर अब चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर स्थानीय थानाध्यक्ष और एनडीआरएफ के संपर्क नंबर भी दर्ज होंगे, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। प्रशासन ने ये कदम लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए उठाया है। कमिश्नर अनिल ढिंगरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये भी तय किया गया है कि गाँव में चौपाल लगाकर लोगों और अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा, ताकि नदी किनारे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही अवैध खनन और मिट्टी की बिक्री पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। अब सरकारी परियोजनाओं में मिट्टी खनन के लिए केवल कार्यदायी संस्थाओं को ही पट्टा देने का निर्देश दिया गया है, जिससे अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। डंपर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को रात में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना वैध दस्तावेज वाले वाहनों को सीज किया जाएगा और सभी डंपरों पर खनन अनुमति पत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा तेज रफ्तार और खुले में मिट्टी ढोने वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण और मरम्मत के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीर माना गया है और सभी कार्यों में संकेतक, डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि डंपर से तो कोई दुर्घटना होती है तो चालक और मालिक के साथ संबंधित संस्था पर भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर गोरखपुर प्रशासन ने नदी सुरक्षा, अवैध खनन और सड़क हादसों पर कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक निगरानी और सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। सीबीएसई ने शुरू की पोस्ट रिजल्ट हेल्पलाइन, छात्रों का तनाव और रिजल्ट से जुड़ी शंकाएं होंगी दूर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा परिणाम से जुड़ी समस्याओं और तनाव से राहत देने के लिए पोस्ट रिजल्ट सपोर्ट सिस्टम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य रिजल्ट के बाद होने वाली शंकाओं, मूल्यांकन से जुड़े सवालों और मानसिक तनाव को कम करना है। बोर्ड ने बताया है कि छात्र अब टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से सीधे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ उन्हें अपने रिजल्ट, कॉपी, मूल्यांकन और अन्य संबंधित सवालों के जवाब मिलेंगे। सीबीएसई का कहना है कि छात्रों की सभी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और उन्हें समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इस बीच बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन पूरी तरह सुरक्षित और तय मानकों के अनुसार किया गया है। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने को कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजल्ट के बाद छात्रों में बढ़ते तनाव और कंफ्यूजन को देखते हुए ये कदम काफी अहम है, जिससे उन्हें सही मार्गदर्शन और मानसिक सहारा मिल सकेगा। सीबीएसई का ये सपोर्ट सिस्टम छात्रों को रिजल्ट से जुड़ी किसी भी असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। सीयूईटी परीक्षा में सर्वर खराबी से 2 घंटे की देरी, एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी को बताया वजह। वाराणसी समेत देशों के कई परीक्षा केंद्रों पर सीयूईटी 2026 परीक्षा के दौरान सर्वर में तकनीकी खराबी आने से अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोहता स्थित शीतला इंस्टीट्यूट में सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा करीब 2 घंटे देरी से 11 बजे शुरू हो सकी। इस दौरान छात्र और अभिभावक लंबे समय तक परीक्षा शुरू होने का इंतजार करते रहे और अनिश्चितता की स्थिति बनी रही। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सफाई दी है कि ये समस्या केवल वाराणसी ही नहीं बल्कि कई केंद्रों पर सर्वर डाउन होने की वजह से हुई, जिससे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सर्वर में तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। देरी के कारण दोपहर वाली परीक्षा के समय में भी बदलाव करना पड़ा और इसे 1 घंटे आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि परीक्षा शुरू होने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली और परीक्षा संपन्न कराई गई। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि दूर दराज से आने के बावजूद उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ गया। अभिभावकों ने भी व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी तकनीकी दिक्कतें परीक्षा की विश्वसनीयता पर असर डालती हैं। परीक्षा केंद्रों पर अफसरों ने स्थिति संभालने की कोशिश की और छात्रों को आश्वस्त किया कि परीक्षा जल्द शुरू होगी, लेकिन तब तक काफी असमंजस बना रहा।
वाराणसी पूर्वांचल में नौतपा का असर कमजोर, बादलों से मिली राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया। वाराणसी और पूरे पूर्वांचल में नौतपा का असर इस समय कमजोर पड़ गया है और लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। शनिवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और हल्की ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना बना रहा, जिससे घरों में कूलर की जगह पंखे चलाने की जरूरत तक कम हो गई। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। आर्द्रता का स्तर भी बढ़ा हुआ रहा, जिससे वातावरण में नमी बनी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी और प्री मानसूनी गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। इसके बाद गर्मी का असर तो रहेगा, लेकिन लू की तीव्रता में कमी आएगी। करीब 20 दिन बाद मानसून के पूर्वांचल में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे मौसम और अधिक सुहावना हो जाएगा। मऊ में सीएम योगी का सख्त संदेश, अब माफिया खुलेआम धमकी नहीं दे सकते, अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान माफिया और अपराधियों को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी माफिया या गुंडा खुलेआम पिस्तौल लहराकर किसी हिंदू या निर्दोष नागरिक को धमका नहीं सकता। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बेटियों, व्यापारियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसके लिए सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने 2005 के मऊ दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय धार्मिक आयोजनों जैसे रामलीला, नवरात्र और जन्माष्टमी को भी रोकने की कोशिशें की गई थी। उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। सीएम ने बिना नाम लिए माफिया मुख्तार अंसारी का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे, जिससे लोग डरे रहते थे, लेकिन अब किसी ने भी कानून तोड़ने या समाज में डर फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराधियों की ऐसी हालत होगी जैसी पौराणिक पात्रों रावण और कंस की हुई थी। कुशीनगर में 200 करोड़ की 2 हाईटेक टाउनशिप का खाका तैयार, डीपीआर से तेज हुआ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। कुशीनगर में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से 2 आधुनिक और सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। कुशीनगर विशेष विकास प्राधिकरण यानी कसाडा ने इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर ली है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। मंजूरी मिलते ही शासन से बजट जारी होगा और निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा। ये टाउनशिप अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगी, जिससे चौड़ी सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, आवासीय क्षेत्र और वाणिज्यिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी और अव्यवस्थित कॉलोनियों की समस्याओं को नियंत्रित करना है, क्योंकि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पर्यटन गतिविधियों के कारण तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। इस परियोजना से न केवल लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही आधुनिक बाजार, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल विकसित होने से व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि हाईटेक टाउनशिप कुशीनगर को आस्था के साथ आधुनिक विकास का एक बड़ा मॉडल भी बनाएगी।